मंच पर उपस्थित श्री तेजपाल सोनकर जी, श्री विपेश सोनकर जी, यहाँ मौजूद लोगों में भी, और श्री माधवेंद्र आज़ाद जी, आज़ाद पार्टी जिसको कि उन्होंने इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में इनके बहुत ही मजबूती से पार्टी चल रही थी। इन्होंने कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर आकर के अपनी पार्टी का विलय किया और अब बहुजन समाज पार्टी में रह करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और आपके ही शहर के हैं, कानपुर के हैं, श्री गंगाराम सोनकर जी, श्री विजेंद्र सोनकर, श्री वीरेंद्र सोनकर, श्री शिवा, श्री रमाकांत सोनकर, श्री प्रदीप सोनकर, श्री पसवेत सोनकर, श्री राकेश सोनकर, श्री कैलाश सोनकर, श्री जितेंद्र सोनकर तथा यहाँ पर आए हुए सभी सोनकर समाज के हमारे सम्मानित साथी भाइयों, आप सब कानपुर से चलकर यहाँ आए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। ये बिल्कुल साफ परिलक्षित करता है कि आपकी दिल में भी वही तमन्ना है जो हम सबके दिल में तमन्ना है कि अब की बार हम लोग उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं और मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश जो आज पिछले लगभग 9.5 वर्षों से एक अंधकार के साए में चला गया और अब तो पूर्ण रूप से अंधकार में पहुंच गया है, इसको फिर से उजाले की तरफ ले चलें। यहाँ पर दोबारा से कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित कर सकें। जो गरीब है, जो वंचित है, दलित है, पिछड़ा है, इन सबको उनका हक दिलाने का दोबारा से काम हो सके, जिसको कि पिछले 9.5 वर्षों से छीना गया है और इनको अंधेरे में और अंधेरे में धकेलने का काम दिन पर दिन हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए आपको मालूम है कि एक ही व्यक्ति ऐसा है इस प्रदेश में, क्या इस देश में, जो इन लोगों के लिए दिन रात 24 घंटे सोचने का काम करता है, और वो कोई और नहीं है, वो बहन मायावती जी। उनकी सोच इसीलिए सबसे भिन्न है। पहले वो उनके लिए सोचती हैं जो वंचित हैं, जिनको कि कुछ मिलना चाहिए, जिनसे सब कुछ छीन लिया गया और जिनको किनारे करने का काम किया जाता है। और उनमें से आज सोनकर समाज हर ज़िले से इकट्ठा हो रहा है। इसके पहले लखनऊ के भी थे और जगह के भी आए थे। और खुशी की बात है कि सोनकर समाज, जैसा कि श्री नकुल दुबे जी ने कहा, कि उन समाजों में से है जो जहाँ पर एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है तो वो 20 के ऊपर भारी पड़ता है और अपनी छाप छोड़ने का काम करता है। और जहाँ इतनी बड़ी संख्या में सोनकर समाज के लोग इकट्ठा हुए हों, तो ये तय है कि कानपुर शहर में अगर आप लोग ठान लेंगे, तो जैसा ये मानवेंद्र जी अभी कह रहे थे कि 24 घंटे अगर आप अपने इसमें लगा देंगे, अगले 3 महीने बचे हैं सिर्फ, जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। हर बार हो जाती है, 17 में भी 3 जनवरी को हुई थी, अब की बार भी हो जाएगी। तो आपके पास अब तो 3 महीने से भी कम समय बचा है। अक्टूबर खत्म, आधा निकलने वाला है, फिर नवंबर और दिसंबर। तो इन 75 दिनों में अगर आप 24 घंटे की जगह 75 घंटे निकाल लें रोज़ाना, तो आप अपनी सरकार बनाने में ज़रूर कामयाब हैं। लेकिन अगर हम 24 घंटे में और 4 घंटे निकालें और बाकी अपने लिए रखें, अपने परिवार के लिए रखें, अपने स्वयं के लिए रखें, अपने काम धंधे के लिए रखें, तो ये नामुमकिन हो जाएगा। और ये कहना, ये सोचने की बात है। आप सोच रहे होंगे कि एक दिन में 75 घंटे कैसे कोई काम कर सकता है। 75 घंटे काम करने का मतलब ये है कि आप सीख लीजिए बहन मायावती जी से। वो जब 2007 से 12 की सरकार उन्होंने बनाई थी, तो उन्होंने पिछले 60 वर्षों में जो काम हुआ होगा, उससे ज़्यादा काम उन्होंने 5 वर्षों में करके दिखाया था। और ये उनकी सोच की बात है। पूरा प्रदेश बदलने का काम किया था।
विकास के नाम पे हर जगह अपनी छाप छोड़ने का काम किया था। खाली ये नहीं कि एक्सप्रेसवे बना दिया या मेट्रो चला दिया या फ्लाईओवर बना दिए, उन्होंने हर तरफ किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, एक दो नहीं 7 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने मेडिकल कॉलेज ले लीजिए तो 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। स्कूल ले लीजिए, विद्यालय ले लीजिए, 29,000 प्राथमिक विद्यालय बनाने का काम किया, 5,000 जूनियर हाई स्कूल, 5,000 हाई स्कूल बनाने का काम किया, 23 नए ज़िले बनाने का काम किया। एक ज़िला जब बनता है तो उसमें हर चीज़ बनती है, फिर वो ज़िला में खाली ज़िले का एक डीएम का दफ्तर नहीं बनता है, उसका समग्र विकास होता है। और उन्होंने 23 नए ज़िले उत्तर प्रदेश को देने का काम किया। उन्होंने इतना ही नहीं 29,500 जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांव थे उत्तर प्रदेश के, उनका समग्र विकास करने का काम किया। इस तरह से नहीं कि आज काम हुआ कल टूट गया। सीसी रोड उन्होंने डलवाने का काम किया था, सीवर लाइन, सीसी रोड, समग्र विकास करने का काम किया था, जो आज भी वहाँ पर उसी तरह से स्थापित है। और पूरे प्रदेश में नौकरियाँ देने का काम किया था, खाली एक को नहीं, आते ही पहले वर्ष में उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ दी थी। जो नौकरियाँ रुकी हुई थी उनको दोबारा से उसका आदेश हटा करके और नौकरियां देने का काम किया। 23 लाख से ज़्यादा नौकरियां उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में देने का काम किया था, चाहे वो शिक्षकों की हो, चाहे सफाई कर्मियों की हो, चाहे वो इंजीनियरों की हो, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, उन्होंने हर जगह उनको नौकरी, उचित स्थान की नौकरी देने का काम किया। और कोई बेईमानी नहीं, खुले जो भी नौकरी दी जाती, चाहे पुलिस भर्ती हो, आज हर भर्ती में घोटाला होता है और पूरे 5 साल में एक भी भर्ती में कोई घोटाला के नाम की बात करने वाला नहीं हुआ। उन्होंने जो रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन को जो कि बैकलॉग था, उसको उन्होंने भरने का काम किया। उन्होंने इतना ही नहीं, आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने रोकने की कोशिश की थी। जो संविधान का संशोधन बिल आप लोगों के लिए आया था, उसको राज्यसभा में, लेकिन वो राज्यसभा में खुद मौजूद थी और उन्होंने इसको देखा कि किसी भी तरीके से वहाँ पर बिल पास होना चाहिए, और बिल को पास कराने का काम बहन मायावती जी ने कराया था। लोकसभा में जब बिल गया था तो लोकसभा में वहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी जो थी, ये तीनों मिल करके अंदर षड्यंत्र करके उसको पास नहीं होने दिया। और ये समाजवादी पार्टी वाले आज जो बड़े शुभचिंतक बन रहे हैं, कहते हैं कि हम बड़े शुभचिंतक हैं आप लोगों के। किसने बिल फाड़ा था? इन्होंने ही फाड़ा था। और फड़वाने का काम भी किससे कराया था? एक जो शेड्यूल कास्ट का दलित एमपी था उनका, उसको आगे करके और उससे फड़वाने का काम किया था। ये वो पार्टी है जिसने कभी भी आपको सम्मान देने का काम सोचा भी नहीं, देने की बात तो दूर रही। लेकिन बहन मायावती जी की सरकार, याद करिए कि वहाँ पर अपमान अगर होता था तो सिर्फ एक का होता था, और वो होता था अपराधी। उसको जेल के पीछे भेजा जाता था, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता था। और आप सबका सम्मान, मान सम्मान और स्वाभिमान अगर किसी ने लौटाने का काम किया तो वो बहन मायावती जी ने किया था। उत्तर प्रदेश में आज, पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। लोग परेशान हैं। अब तो इतने परेशान हैं कि अब तो गुंडे और बदमाश छोड़िए, अब तो जो सरकार जिनको इशारा करती है अपने पुलिस कर्मियों से, वो गोलियां मरवाने का काम कर रही है। आपने देखा कि कोई सुरक्षित नहीं बचा। लखनऊ में जिस तरह से गाड़ी रोक करके एक पुलिस वाले ने जो काम कर रहा था, एक सरकारी, वो एक प्राइवेट संस्था में तिवारी करके लड़का था, विनय तिवारी, और उसको रोक करके उन्होंने गोली मार दी थी। आज तक क्या हुआ? उसके बाद जब हम लोग उनके परिवार के यहाँ गए, मिलने गए, उसके तुरंत बाद इनके मंत्री पहुँच गए, ये पहुँच गए, सब पहुँच गए, और जा करके कहा कि हम इनको रुपया दे देंगे, इनको नौकरी दे देंगे। क्या नौकरी और रुपया, इससे वो व्यक्ति वापस आ जाएगा? जो एप्पल कंपनी में काम कर रहा, उसका क्या दोष था? और उसी तरीके से एक दो नहीं, कितने किस्से हो गए। और 3 दिन पहले गोरखपुर में जो किस्सा हुआ, वो भी आपको मालूम है, आपके ही शहर के जो गुप्ता परिवार से
एक बिजनेस का आदमी था, और वो वहाँ पर गया, वहाँ गोरखपुर में जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, उनका जिला है, और वहाँ किस तरह से रात में 12:30 बजे उसके कमरे में होटल में घुस करके उसको मारा जाता है और उसकी हत्या हो जाती है, और किसी को भी पकड़ा नहीं गया, आज तक नहीं पकड़ा गया। और जब शोरगुल हुआ, हल्ला हुआ, तो उनके घर पहुंच गए फिर से, और घर पहुंच करके फिर से वही पैसा दे देंगे, नौकरी दे देंगे, लेकिन न्याय नहीं देंगे। क्या वो वापस आ जाएगा व्यक्ति? क्या उसके बच्चे को वो उनके पिता मिल जाएंगे? नहीं। लेकिन ये वो सरकार है कि जो अब तो गुंडों माफियाओं से नहीं, अपने खुद के लोगों से लोगों को मरवाने का काम कर रही है। ये वो सरकार है। यही कार्यकाल समाजवादी पार्टी की सरकार में था। जिस दिन ओथ जब वो ले रहे थे, तो उसी समय मंच में जिस तरह से नंगनाच हो रहा था, उछल कूद हो रही थी, मारपीट हो रही थी आपस में, वो सबने देखा था, और वहीं से पता लग गया था कि अब किसकी सरकार आई है। तो इन सरकारों को आपने देखा है। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की बात जो करते थे, जो कह रहे थे कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, क्या सुरक्षा हो रही है? किस तरह की सुरक्षा हो रही है? ऐसी सुरक्षा हो रही है कि हर 2 घंटे में एक महिला का बलात्कार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, हर 2 घंटे में। क्या यही सुरक्षा देने की बात की थी? लेकिन बहन मायावती जी की सरकार, याद करिए, महिलाओं की सुरक्षा, हर महिला जो थी वो इतना सुरक्षित अपने को महसूस करती थी कि वो घर से 12 बजे भी उसको अगर निकलना होता था तो घर से निकलने में हिचकिचाती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं, ये जानती थी। किसान आज रो रहा है, किसान का सर तोड़ रहे हैं, किसानों से कह रहे हैं, उसकी ज़मीन छीनना चाहते हैं, 3-3 काले कानून ला करके उसकी ज़मीनों पे कब्जा करना चाहते हैं, उसकी फसल पे कब्जा करना चाहते हैं। और कुछ उद्योगपति, वही जिनके हाथ में इन्होंने पूरा देश बेच दिया है, उनको किसानों की ज़मीन भी दे देना चाहते हैं। और किसान जब आंदोलन कर रहा है 1.5 वर्षों से, 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है इस आंदोलन में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं है। ये कहते हैं कि इनका आंदोलन रोको, जैसे भी रोकते बने रोको, और इनके ऊपर लाठियां चलाओ, लेकिन अब की बार लाठियां इनके सर पे पड़नी चाहिए, और जब तक सर से खून ना बहे तब तक लाठियां मारते रहो। उस लाठी चार्ज में जो सर पे मारी गई, आपने भी देखा कि एक किसान की तो वहीं पर मौत हो गई, कितने अस्पतालों में पड़े। तो ये वो सरकार है जिसने पूरे देश को बेचने का काम कर दिया, जिसने आपकी नौकरियों पे डांका डालने का काम किया देश को बेच करके। ये देश की जो धरोहर थी वो किसकी थी? वो आपकी थी। चाहे वो ओएनजीसी हो, चाहे जितनी ऑयल कंपनियां हो, रेलवे हो, एयर इंडिया हो, अब तो उन्होंने यहाँ तक कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को भी, जो जिसमें कि लोग अपनी लाइफ इंश्योर कराते थे, उसको भी बेचने का काम कर दिया। बिजली घर बेच दिए। जितनी नगर पालिकाएँ, नगर जितने भी ये विभाग हैं, जहाँ जहाँ नौकरियाँ लोगों को मिलती थी, आरक्षण मिलता था, नौकरियाँ पाते थे, उनको भी ख़त्म कर दिया, उनको भी ठेके में दे दिया। चाहे वो जल निगम हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे PWD हो, ब्रिज कॉरपोरेशन हो, अब कहीं पर भी कोई नौकरी किसी को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि ये सब तो प्राइवेट हाथों में देंगे। यहाँ तक कि एयरपोर्ट को भी बेचने का काम कर दिया, रेलवे स्टेशन बेचने का काम कर दिया। बचा क्या है उत्तर प्रदेश अब देश में? और आप नौकरी कहाँ से पाएंगे लोग? हम लोगों के इन्हीं जगह तो नौकरी पाते थे। HAL को बेच दिया, जहाँ हवाई जहाज बनते थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बेच रहे हैं। तो ये वो सरकार है जिसने पूरे देश को बेचने के लिए ठेका ले लिया है। और जब देश को बेच देंगे, प्राइवेट हाथों में बेच देंगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये पूरा देश उनके हाथ में, कब्जे में आ जाएगा, और नौकरी तो खत्म हो जाएगी। नौकरी पे सबसे बड़ा डांका अगर पड़ रहा है तो लोगों की जीविका और नौकरी पर। उद्योगों को बंद करा दिया आपने, नोटबंदी कर दी, GST लगा दिया, उद्योग बंद हो गए। जब उद्योग बंद हो गए तो मजदूर बेरोजगार हो गए। मजदूर बेरोजगार हो गए तो इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। कोई कहीं महाराष्ट्र जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है नौकरी ढूंढने के लिए, और वहाँ पर उनके साथ में क्या व्यवहार होता है वो सबने देखा। किस तरीके से उनके साथ में अभी कोरोना के दौरान में किस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ, किसी सबने देखा। और इतना ही नहीं,
जो हेल्थ जो जहाँ पर दवाई देने की बात तो छोड़िए, इन्होंने तो कोरोना के दौरान में लोगों को ऑक्सीजन से मार दिया। ऑक्सीजन नहीं देने का काम किया, दवाइयाँ नहीं दी। लोग 23,000 कहते हैं मरे, जहाँ 23 लाख मरे हों वहाँ 23,000 की गिनती बताते हैं। सैकड़ों की संख्या में तो टीचर और जो एम्प्लॉय थे जो काम कर रहे थे वो मर गए। उनको पैसा ना देना पड़े तो कह दिया कि कोरोना से नहीं मरे हैं। इस तरह की सरकार है जिसमें जहां आपने देखा किस तरह का मंजर, किस तरह से लाशें जल रही थी, जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही थी। 6-6 दिनों तक लोगों को लाइन लगा के बैठे रहना पड़ा कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारे लोगों का, उनको हम कब जला पाएंगे। गंगा में बहा दिया गया। गंगा स्वच्छ करने की बात करते हैं, उसमें लाशों को बहाने का काम कर दिया। गंगा के किनारे बालू में गाड़ दिया। किस तरह से जानवर उनको खाने का काम कर रहे थे, वो सारी चीज़ें लोगों की निगाहों में हैं और उन्होंने देखा है और वो भूल भी नहीं सकते, वो भूलना भी नहीं चाहिए। ये वक्त है, ये वो वक्त है जब आपको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। अपना स्वयं का छोड़ दीजिए कि हमें क्या लाभ होगा, स्वयं का लाभ छोड़ दीजिए। कुछ पल के लिए अपने बारे में छोड़ना, सोचना बंद कर दीजिए। कुछ महीनों के लिए ये सोचिए कि अपने समाज के लिए हम क्या करेंगे, सर्व समाज के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, प्रदेश के लिए क्या करने जा रहे हैं। और इसके बारे में जब सोचना शुरू करेंगे, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करेंगे, नौजवान अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो उसके बाद उनको एक ही अपने आप उत्तर मिलेगा कि इस सरकार को हमें उखाड़ के फेंकना है। और समाजवादी पार्टी को देखा, भारतीय जनता पार्टी को देखा, लेकिन अब हमें दोबारा से बहन मायावती जी की सरकार पूर्ण बहुमत की चाहिए, तभी हम लोगों का नैया पार हो सकता है। और इसी को लेकर के सोच करके अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने कहा कि हर 24 घंटे में 75 घंटे ढूंढिए और 75 घंटे ढूंढ करके खुद दिमाग लगाइए, खुद अपनी सोच करिए। आजकल के नौजवान जो हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। जितने यहाँ पे नौजवान बैठे हैं वो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। उस सोच को ज़मीन पे लागू करिए और ज़मीन में लागू करके आप उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, लोगों से मिलना पड़े, घरों में जाना पड़े, रिश्तेदारों के पास जाना पड़े, दोस्तों के पास जाना पड़े, मोहल्लों में जाना पड़े, टुकड़े बनाने पड़े, टोलियां बनानी पड़े, आप करिए। दिन में करना हो, शाम को करना हो, रात को करना पड़े, आप उन सबको करके और जा करके एक एक घर में जा करके, एक एक बूथ में जा करके, और जब तक आप नहीं फैल जाएंगे और शहर में हर जगह नहीं आप चले जाएंगे, तब तक आप अपनी सरकार वापस नहीं ला पाएंगे। और सरकार वापस करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और आप लोग सक्षम है इसको करने के लिए। चूंकि आप सक्षम हैं, इसलिए आप अपनी मेहनत को करिए और इस मेहनत का इस्तेमाल करिए और अब की बार अपने लिए करिए, स्वयं के लिए करिए। और जब अपने लिए करेंगे तो अपने आप इस प्रदेश के लिए भी करने का काम करेंगे। और एक बार अपनी पूरी ताकत झोंक करके अपनी सरकार बनाइए। बहन मायावती जी को इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए, इसमें अपना पूरा योगदान देने का काम करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।